हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के टॉपिक पे नर्सिंग केयर प्लान देखने वाले हैं कि कैसे बनेगा। तो सबको तो ये चीज़ पता है कि जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का टॉपिक है, ये आप पीडियाट्रिक नर्सिंग में आराम से बना सकते हो। उसमें इस टॉपिक को काफ़ी प्रेफरेंस भी दी जाती है और ये पीडियाट्रिक नर्सिंग का ही है, बेबी का एनसीपी है ये। और सबसे पहले हम बच्चे का आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखते हैं। उनकी फ़ाइल आप ले सकते हो, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि बेबी ऑफ सुषमा है, इस तरह से ही हम पीडियाट्रिक में लिखते हैं क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं। जैसे कि आप देखोगे बच्चा 8 दिन का है, 8 डेज़ का, और उसका सेक्स लिखना है आपको। फिर एडमिशन डिस्चार्ज की डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, रिलीजन, और मैरिटल स्टेटस, डायग्नोस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, और एड्रेस आपको बता देना है उनका। फिर चीफ कंप्लेंट्स आएगी। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम में जो बेबी है वो उसकी क्राई जो होगा वो पुअर होगा, वो अच्छे से क्राई नहीं करेगा, और ब्रीथिंग में उसको डिफ़िकल्टी होगी, बहुत ही ज़्यादा आपको लिथार्जी वो दिखने में लगेगा। यानी कि लिथार्जी क्या होता है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, उस तरह से आप समझ सकते हो। और लेस एक्टिव, बिल्कुल वो अपना जो बॉडी मूवमेंट होगा वो कम करेगा, क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अपनी टांगे बाजुएं मारते रहते हैं, तो वो इस तरह की मूवमेंट शायद कम करेगा। ये इसमें चीफ कंप्लेंट्स है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के चाइल्ड की। उसके बाद नेक्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, जिसमें कि हम प्रेजेंट पास्ट हिस्ट्री लिखते हैं ना, वो है। तो इसमें आप देखिए, जिसमें कि प्रेजेंट में हम बताएंगे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम है और उसे हाइपोग्लाइसीमिया भी है। और फिर पास्ट में बताओगे आप हिस्ट्री, मदर की हिस्ट्री भी आप बता सकते हो। तो बेबी तो 8 डेज़ का, तो उसकी पास्ट हिस्ट्री तो कहाँ से आएगी। तो पेशेंट मदर हैज़ पास्ट हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। तो उसकी मदर को, जो बेबी है उसकी मदर है सुषमा, बेबी ऑफ सुषमा, तो उनको पास्ट में हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम है। पेशेंट हैज़ नो सिग्निफिकेंट पास्ट हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। तो ये तो पेशेंट की बच्चे के बारे में बता दिया, तो उससे तो ऐसा कुछ होगा नहीं। 8 डेज़ का है वो, अभी से वो दुनिया में आया है और उसको कुछ पास्ट प्रॉब्लम भी थी, ऐसा तो नहीं बता सकते। इसलिए मदर के बारे में आप लिख दोगे। इसमें एंटीनेटल हिस्ट्री आपको लिखना होगा, ये आपको मदर की लिखनी होती है। तो मदर हैज़ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, जैसे कि हमने पहले बता दिया था, उनको अनीमिया था और प्रेगनेंसी की वजह से। और फिर इंट्रानेटल हिस्ट्री भी आप लिखोगे, जो कि ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम का जो पीरियड होता है उसे इंट्रानेटल कहते हैं, और जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो एंटीनेटल पीरियड होता है। पोस्टनेटल होता है जब डिलीवरी हो गई होती है। तो इसमें क्या हुआ था उनको इंट्रानेटल में, कि डिस्कम्फर्ट था, एंग्जाइटी और हाइपरटेंशन था। पोस्टनेटल, मदर हैज़ नो सिग्निफिकेंट हिस्ट्री ऑफ पोस्ट पार्टम हैमरेज, इन्फेक्शन एंड अनीमिया। तो ऐसा कुछ इनको नहीं था उसकी मदर को। फिर फैमिली हिस्ट्री आपको बता देनी है कि फैमिली मेम्बर्स में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, या फिर सब कुछ ठीक है, वो बातें। उसके बाद हमने फैमिली हिस्ट्री लिख ली, जिसमें कि हम सभी का नाम लिखेंगे फैमिली मेम्बर्स का। जिसकी बच्चा है, ये पेशेंट है 8 डेज़ वाला, तो उसका गोलू नाम आप कुछ भी पूछ कर उनसे लिख सकते हो बच्चे का नाम, या फिर बेबी ऑफ सुषमा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। बाकी उसके मदर, फादर, ग्रैंड फादर, मदर के बारे में हमने लिख दिया, उनका नेम और रिलेशन पेशेंट के साथ क्या है, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस। नेक्स्ट यहाँ से जनरल एग्जामिनेशन, जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो यहाँ से शुरू हो चुका है, जिसमें कि पेशेंट की आपको पेशेंट को देखकर बताना है, लिखना है कि वो कैसे दिख रहा है। तो पेल हमने बताया है और सेमी कॉन्शियस है। फिर आपको लेंथ और वेट लिख देनी है बेबी की। हेड टू एग्जामिनेशन हम करते हैं, जिसमें कि हेड, फेस, नोज सब आएगा। इंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स के बारे में भी आपको लिखना होगा, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसमें पीडियाट्रिक एनसीपी में हम इसको ज़्यादा फोकस करते हैं इन चीज़ों को, बल्कि अडल्ट के एनसीपी में आपको ऐसा कुछ लिखना नहीं होता है। और इसी तरह आप नोज़ के बारे में लिखोगे, यानी कि पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें बेबी का आ जाएगा। फिर माउथ, ठीक है। और अब्सेंस ऑफ टीथ, तो अभी बच्चे को दांत तो नहीं आए, वो तो 6 महीने में, 8 महीने में आते हैं। फिर आइज़, ईयर्स, इस तरह से आपको कम्प्लीटली फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे जैसे आप चेक करते हो, जो जो आपको फाइंडिंग्स मिलती रहती हैं वो आपको नोट डाउन करनी है। और हमारे एनसीपी में जो हमारा पेशेंट था उसके बारे में बताया गया है। और आइज़ में बेबी में आप रिफ्लेक्सेस देखते हो, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। फिर जो कान होते हैं, ईयर्स, उसमें आपको शेप देखना होता है कान का, ईयर्स का। और ये चीज़ इसमें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। बाकी सिमेट्री वगैरह, या फिर कोई ब्लीडिंग और डिस्चार्ज तो नहीं हो रही है ईयर्स और नोज़ से, ये आप लिखोगे।
तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि माउथ में जो लिप्स हैं उसके वो ब्लूइश हो गए हैं, वो हाइपोक्सिया यानी कि उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, इसलिए हाइपोक्सिया होने की वजह से उसके जो होंठ हैं वो नीले दिख रहे हैं बच्चे के, और उसे क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप नहीं है। तो यहाँ से आप स्पेलिंग थोड़ा ठीक करके लिखना, क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप की। नेक्स्ट हम देखेंगे चेस्ट, एब्डोमेन, जेनिटल एरिया। तो चेस्ट उसकी नॉर्मल है, फिर आपको एब्डोमेन के बारे में भी लिखना है और जेनिटल एरियाज़ के बारे में भी लिखोगे, एंड बैक और एक्सट्रीमिटीज़ लास्ट में हम लोग यहाँ पे कवर कर देंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए, आप थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने मेल बेबी बताया था और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि लीबिया मेजोरा आर प्रेजेंट लीबिया में, तो आप ऐसा कर सकते हो कि फीमेल बेबी आप लिख लो, सेक्स जो है वो थोड़ा सा बदल कर आप फीमेल कर देना वहाँ पे आगे, मैं आपको बता रही हूँ इसलिए आप ध्यान में रखना ये चीज़ें। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि नॉट फाउंड एनी डिस्चार्ज नॉर्मल जेनिटल एरिया, ये आप रहने दो लिखना, ठीक है। सिर्फ आप कॉपी पे ध्यान में देना, जो मैं बोल रही हूँ सुन लेना, ठीक है, तब आप बिल्कुल करेक्ट बना पाओगे अपना एनसीपी। फिर उसी तरह से हमने एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में बता दिया कि भी उसको कोई फ्रैक्चर नहीं है और कोई पैरालिसिस नहीं है, सब कुछ ठीक है, और क्लब फुट भी उसको नहीं है। तो इस तरह से पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन भी हो गया। फिर हम आ जाते हैं वाइटल साइंस पे। तो वाइटल साइंस आपको उनके बच्चे के चेक करके लिखने होते हैं कि क्या क्या उसके वाइटल साइंस आए हुए हैं, वो आप लिखोगे। इस तरह से हमने सारे वाइटल्स उसके लिख दिए हैं। पल्स रेट आप थोड़ा सा बढ़ाकर भी लिख सकते हो, क्योंकि बच्चे की जो होती है ना पल्स रेट, वो 120 से 140 या 160 बीट पर मिनट तक भी जा सकती है, वो ठीक होती है। और जो रेस्पिरेशन होती है वो तो आप समझ लीजिए 35 से 45 तक भी नॉर्मल है। तो छोटे बच्चों में ज़्यादा ही होता है इसका रेट, तो आप ये बढ़ाकर भी लिख सकते हो। फिर न्यूट्रिशनल असेसमेंट हम लोग लिखते हैं, तो कैसे उसको न्यूट्रिशन दिया जा रहा है और कैसे वो ले रहा है, मिल्क ले रहा है या नहीं ले रहा है, या फिर उसको नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, क्योंकि एनजी ट्यूब होती है नाक के थ्रू डली जाती है, बच्चों को ओजी भी डलती है माउथ से। तो वो आपको बताना है कि कैसे उसको दे रहे हैं, कितना कितना ml दे रहे हैं। तो 5 ml उसको मिल्क दिया जा रहा है 2 आवरली, ज़्यादा नहीं दे रहे, थोड़ा ही दे रहे हैं। और फिर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट असेसमेंट बच्चे की करनी है, जिसमें कि हम रिफ्लेक्सेस देखेंगे, उसका हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस देखेंगे कि बुक में क्या बताया गया था और हमारे पेशेंट में हमने क्या फाइंड आउट किया, यानी कि उसकी डेवलपमेंट हिस्ट्री लिखनी होगी। और ये पीडियाट्रिक के एनसीपी में लिखना होता है, अडल्ट वाले एनसीपी में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता ये सब करना। फिर आप बनाओगे फैमिली ट्री, तो फैमिली ट्री बना देना है आपको। फैमिली ट्री बनाना कुछ मुश्किल काम तो है नहीं। तो ये देखिए, आपको यहाँ पर बता देना है कि फादर मदर है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर है, और ये पेशेंट है, ये उसकी सिस्टर है। अगर आप फीमेल पेशेंट बना रहे हो तो आप यहाँ पर वैसे कर दोगे, कुछ निशान बना दोगे, ताकि सबको समझ आ जाए आपके टीचर को कि कौन सा पेशेंट है, कौन सा नॉर्मल उनके फैमिली मेम्बर हैं। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में आप बताओगे कि उसकी फैमिली मेम्बर्स, फैमिली में कैसा वो अर्न करते हैं, क्या मंथली इनकम है और क्या उनकी एनुअल इनकम होती है, वो इसमें बताना होता है। इम्यूनाइजेशन में आप एट बर्थ पे उनको क्या इंजेक्शन, क्योंकि वो एट बर्थ के ही इसमें लगेंगे, बीसीजी ओपीवी तो लगाते ही हैं, आपको पता है। और वो 8 दिन का ही है, तो उसको इसलिए बाकी सब जो इंजेक्शन होते हैं आपके हो गए डीपीटी, हेपेटाइटिस वाला, जो पेंटावेलेंट वगैरह लगते हैं वो बाद में लगते हैं, 6 वीक में लगते हैं कोई, फिर उसके बाद लगते रहते हैं ना। तो उसके लिए आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आप आराम से अपना खुद भी लिख सकते हो एनसीपी बनाते हुए कि भाई हमने इतने दिनों का बच्चा बनाया है या फिर इतने मंथ का बेबी है, अगर पेशेंट, तो उसे कौन कौन सी वैक्सीनेशंस लगेंगे। उसके बाद फिजिकल असेसमेंट यहाँ पर हमने करी है उसकी, जिसमें कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट आता है, लेंथ आप लिखोगे। फिर आपको, एक मिनट इसमें ठीक करती हूँ, ठीक है। तो वेट वगैरह आपको ठीक लिखना है, ग्राम और किलोग्राम में आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह आप चेस्ट और उसका सर्कमफेरेंस आपको लिखना है हेड का। रिफ्लेक्सेस आप चेक करके लिखोगे कि रिफ्लेक्सेस क्या क्या आपके पेशेंट में प्रेजेंट हैं, और या फिर क्या बर्थ के टाइम प्रेजेंट थे। एक लाइन में अगर आप लिखना चाहते हो रिफ्लेक्सेस को, तो ऑल रिफ्लेक्सेस वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ऐसे भी आप लिख सकते हो। वरना देखिए, रूटिंग, सकिंग, स्वेलोइंग, गैगिंग और स्नीजिंग, कफिंग, ब्लिंकिंग, पामर, ग्रैप्स, ये रिफ्लेक्सेस चेक किए और उसमें प्रेजेंट थे। और जो रिफ्लेक्सेस पुअर थे, जैसे कि रूटिंग रिफ्लेक्स पुअर था, सकिंग वाला, स्वेलोइंग वाला, तो आपको वो लिखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कौन से रिफ्लेक्सेस में कमी है। उसके बाद एचबी और जितने भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन आपके पेशेंट के हुए हैं ना, वो आप लोग लिखोगे। तो
जो बेबी होते हैं पीडियाट्रिक में क्या होता है कि लैब इन्वेस्टिगेशन थोड़ा ध्यान से लिखना होता है। अडल्ट की और एक चाइल्ड की लैब इन्वेस्टिगेशन की नॉर्मल वैल्यूज़ में थोड़ा फ़र्क होता है। वो आप चाहे तो इंटरनेट का यूज़ करो, गूगल में देखो कि क्या क्या वैल्यूज़ सही हैं और उस तरह से आपको सही लिखनी होंगी ये। फिर उसके बाद मेडिकेशंस आपको लिख लेनी है कि कौन से उसको मेडिकेशन चल रही है, जैसे कि एमोक्सिलिन है, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, उनको मेडिकेशन चले हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सर्जिकल इंटरवेंशन। अगर कोई सर्जरी परफॉर्म हुई तो लिखोगे, वरना तो आप नो सर्जिकल इंटरवेंशन। फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट के बारे में आप लिखोगे, जिसकी उसको ऑक्सीजन दी जा रही है, उसका सैचुरेशन मेंटेन किया जा रहा है। और नर्सिंग डायग्नोसिस हमारे होते हैं इसमें मेन नर्सिंग केयर प्लान में, जिसमें कि इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न आप बनाओगे एक तो। फिर आप इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू हाइपोक्सिया का आप बनाओगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से हाइपोक्सिया है। क्योंकि एज एविडेंस बाय स्किन कलर चेंजेस, ब्लूइश उसकी स्किन हो रही है, यानी कि वो हाइपोक्सिया का साइन है। फिर न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट का एक बन जाएगा आपका, ड्यू टू पुअर सक आप लिखोगे इसको। रिस्क फॉर इन्फेक्शन भी उसका है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पुअर है, कमज़ोर है। और जैसे इसमें लिखा भी है एज एविडेंस में फीवर। फिर नॉलेज डेफिसिट एक आपका बन जाएगा। तो सभी डायग्नोस बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप बना सकते हो, बिल्कुल बढ़िया है ये। और ऐसे ही आपके सारे आंसर भी बनेंगे। आप फोकस करना कि आप खुद बनाने की भी ट्राई करो, तो आपको ध्यान देना है मैं जो आपको बातें बता रही हूँ। इस तरह हम इसको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करें। जैसे असेसमेंट हम सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव डाटा में कुछ आपको उनकी मदर बताएगी, कंप्लेंट करेगी कि स्किन कलर चेंज हो रहा है, तो आपने फिर वो ऑब्जर्व करना है कि उसका स्किन जो है वो पेल है, ब्लूइश है। फिर डायग्नोस आप लिखोगे, ठीक है, कि हाइपोक्सिया है उसको, तो इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू हाइपोक्सिया है। फिर गोल आपको ये मेंटेन करना होगा कि मेंटेन नॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन ऑफ द चाइल्ड। फिर इंटरवेंशन आप उसके लिए क्या करोगे, तो सबसे ज़्यादा तो आप असेसमेंट करोगे, ठीक है। असेसमेंट कर लिया आपने, देख लिया सब कुछ अच्छे से कि हाँ सारा पूरा ये तो येलो हो गया है बेबी। फिर आपने उसको वेंटिलेशन उसका मेंटेन करना है, उसको ऑक्सीजन देना है ना। फिर उसका सैचुरेशन प्रोब भी उसको लगा होना चाहिए, जिससे कि उसका SpO2 आपको पता लगता रहे कि कितना उसकी बॉडी में ऑक्सीजन है, कितने % है। और मॉनिटर पल्स रेट ऑफ द पेशेंट, बस ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करोगे। लास्ट में आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन यही सेम होता है, बस यहाँ पे हम प्लानिंग करने के बाद इम्प्लीमेंट उसको करते रहते हैं। और नॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन इज़ मेंटेन्ड विद हेल्प ऑफ वेंटिलेटर, तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया। एक आपका डायग्नोस हो गया। फिर उसी तरह हम नेक्स्ट इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न का हम बनाएंगे। असेसमेंट आपको करना है, गोल आपको बनाना है कि उसका ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल करना है हमको। इंटरवेंशन आप बनाओगे, इसमें भी लगभग वैसा ही बनेगा। ऑक्सीजन देंगे, उसका चेक करेंगे ब्रीदिंग पैटर्न, मेडिकेशन देंगे और पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह लगाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो उसको इंट्यूबेट भी करना पड़ सकता है बेबी को, जैसे कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, इंट्यूबेट फॉर एयरवे मेंटेनेंस। ET ट्यूब डलती है, इंट्यूबेशन होता है, वेंटिलेटर पे पेशेंट को लिया जाता है, वही होता है। तो मेडिकेशन देंगे, बाकी तो इजी है। फिर ब्रीदिंग पैटर्न उसका मेंटेन हो गया, लास्ट में इवैल्यूएशन में आपको ये बताना है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी मदर कंप्लेंट करेगी कि बेबी वार्म है, उसको फीवर लग रहा है, तो आपने उसको टेम्परेचर आप देखोगे थर्मामीटर के थ्रू उसकी हेल्प से। फिर आपको उसका जो रिस्क फॉर इन्फेक्शन है वो रिड्यूस करना है, कम करना है। उसके लिए आप क्या इंटरवेंशन करोगे, तो एसेप्टिक टेक्निक आप मेंटेन करोगे, अपना हैंड हाइजीन अच्छे से करोगे, बेबी का भी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करोगे, और एंटीबायोटिक्स उसको देंगे जो भी उसको प्रिस्क्राइब होगी, और एंटी पायरेटिक्स भी देंगे फीवर को कम करने के लिए, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, वो सारी दवाइयाँ। फिर लास्ट में हम लोग इवेलुएशन निकाल लेंगे कि भाई उसका रिस्क फॉर इन्फेक्शन जो है वो रिड्यूस हो चुका है अब। फिर नेक्स्ट आपका न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस का हमने डायग्नोस बनाया था, उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और मेंटेन करना है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है चाइल्ड का, तो उसके लिए आपको फीडिंग असेस करनी है कि वो कैसे फीड ले रहा है, कहीं से वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है, और उसकी सकिंग एंड स्वेलोइंग वो चेक करनी है। फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग उसको प्रोवाइड करनी है, और मदर को भी उसके बारे में एजुकेट करना है। तो वो इसी तरह से मेंटेन होगा, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं आएगा चीज़ें। अगर रिक्वायर होगा तो उसको जो राइल्स ट्यूब होती है, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, वो भी उसको डालनी पड़ सकती है बेबी में। लास्ट में आपको इवैल्यूएशन लिख लेना है कि अब उसका न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो गया है थ्रू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। यहाँ पे फीडिंग लिखोगे आप आगे, ब्रेस्ट एंड NG फीडिंग,
तो इसमें ज़्यादा तो कुछ आएगा नहीं, बेबी में हम ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, बच्चे को समझा तो नहीं सकते कि तू अब दूध पी ले, खा ले, पी ले। ऐसा नहीं, बच्चों में नहीं होता ऐसा, उसमें तो बस देना ही पड़ेगा उसको, चाहे नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब से, तो चाहे उसे ब्रेस्ट फीडिंग किसी तरह से करवाओ। ये आपका एक और हो गया डायग्नोस। फिर हम लास्ट में इसके बाद तो हेल्थ एजुकेशन करते हैं, जिसमें कि हम पेरेंट्स को ही गाइड करेंगे। पीडियाट्रिक में तो यही होता है कि पेरेंट्स को ही हम एडवाइस करेंगे। पर्सनल हाइजीन के बारे में, बेबी को अगर आप टच करते हो तो हैंड हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना है, फिर उसको टच करना है, वरना तो उसे इन्फेक्शन हो सकता है। फिर उसको वार्मथ प्रोवाइड करना है, यानी गर्म रखना है बच्चे को, ठंडा नहीं रखना है, वरना तो उससे फीवर भी हो सकता है। बस ये बातें बतानी है, न्यूट्रिशनल नीड्स के बारे में बताना है। मदर को गाइड करना है कि आपको उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। फैमिली को भी गाइड करना है डाइट के बारे में, तो ये बताना है उनको। फिर एनवायरमेंटल नीड्स के बारे में भी आप उनको एजुकेट करोगे कि जैसे सराउंडिंग है उसको क्लीन रखें, और ताकि इन्फेक्शन ना हो, हाइजीन मेंटेन करके रखें। और जैसे कि बेबी के क्लोथ्स होते हैं वो भी डेली चेंज करें, ताकि उसे कोई भी ऐसे रैशेस वगैरह स्किन पे ना हो, और पर्सनल हाइजीन उसका मेंटेन रहे, वो क्लीन रहे, साफ़ रहे। लास्ट में हमने बिब्लियोग्राफी बता दी कि जहाँ जहाँ से आप बुक्स फॉलो करोगे वो आप बिब्लियोग्राफी में लिख लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।